NCERT, CBSE Board. An Alien Hand. Class 7 English. Chapter 2. Bringing up Kari. अध्याय 2. कारी को ऊपर लाना. कारी, हाथी, 5 महीने का था जब उसे मेरी देखभाल करने के लिए दिया गया था. मैं 9 साल का था और अगर मैं टिपटों पर खड़ा होता तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था. ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 2 वर्षों तक इतना ऊंचा बना रहा. हम साथ बढ़े. शायद इसीलिए मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कितना लंबा था. वह एक मंडप में रहता था, एक फूस की छत के नीचे, जो घने पेड़ के ठूंठों पर टिकी हुई थी, ताकि जब कारी डंडे से टकराए तो वह गिर न सके. कारी ने जो पहला काम किया वह था एक लड़के की जान बचाना. कारी ज्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे चबाने और खेलने के लिए प्रतिदिन 40 पौंड टहनियों की आवश्यकता होती थी. मैं रोज सुबह उसे नहाने के लिए नदी पर ले जाता था. जब मैं उसे नदी की साफ रेत से 1 घंटे तक रगड़ता था तो वह रेत के किनारे पर लेट जाता था. इसके बाद वह काफी देर तक पानी में पड़ा रहा. बाहर आने पर उसकी त्वचा आबनूस की तरह चमक रही होगी, और जैसे ही मैं उसकी पीठ पर पानी मल रहा था, वह खुशी से चिल्लाएगा. फिर मैं उसे कान से पकड़ लेता, क्योंकि हाथी को ले जाने का यह सबसे आसान तरीका है, और जब मैं जंगल में उसके खाने के लिए कुछ सुस्वादु टहनियां लेने गया तो उसे जंगल के किनारे पर छोड़ दिया. इन टहनियों को काटने के लिए बहुत तेज कुल्हाड़ी रखनी पड़ती है. कुल्हाड़ी की धार तेज करने में आधा घंटा लगता है, क्योंकि अगर टहनी काट दी जाए तो हाथी उसे छू नहीं पाएगा. कारी के लिए टहनियां और पौधे प्राप्त करना आसान काम नहीं था. मुझे सबसे नाजुक और कोमल टहनियां लेने के लिए सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ा. चूंकि वह बरगद के पेड़ की युवा शाखाओं से बहुत प्यार करता था, जो पत्तियों और शाखाओं के गिरजाघर की तरह बढ़ता है. मैं मार्च में एक वसंत के दिन कुछ इकट्ठा कर रहा था, जब मैंने अचानक कारी को मुझे दूर से पुकारते हुए सुना. चूंकि वह अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी पुकार हाथी से ज्यादा बच्चे की तरह थी. मैंने सोचा कि कोई उसे चोट पहुंचा रहा है, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे आया और बहुत तेजी से जंगल के किनारे पर भागा, जहां मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन वह वहां नहीं था. मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह नहीं मिला. मैं पानी के किनारे के पास गया और मैंने देखा कि एक काली चीज उसकी सतह के ऊपर संघर्ष कर रही है. फिर वह ऊंचा उठा और वह मेरे हाथी की सूंड थी. मुझे लगा कि वह डूब रहा है. मैं असहाय था, क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था और उसके 400 पाउंड बचा सकता था, क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक था. लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर उठते देखा और जैसे ही उसने मेरी नज़र पकड़ी, वह तुरही और संघर्ष करने लगा. तट तक. फिर अभी भी तुरही बजाते हुए उसने मुझे पानी में धकेल दिया और जैसे ही मैं धारा में गिर गया, मैंने देखा कि एक लड़का नदी के तल पर सपाट पड़ा है. उसने पूरी तरह से नीचे को नहीं छुआ था, लेकिन कुछ हद तक तैर रहा था. मैं अपनी सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आया और वहां कारी खड़ा था. उसके पैर रेत के किनारे में लगे हुए थे और उसकी सूंड एक हाथ की तरह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. मैंने फिर से नीचे डुबकी लगाई और डूबते हुए लड़के के शरीर को सतह पर खींच लिया, लेकिन एक अच्छा तैराक नहीं होने के कारण मैं तैर नहीं सकता था और धीमी धारा मुझे पहले से ही नीचे खींच रही थी. हमें धारा में बहते हुए देखकर कारी, जो आमतौर पर धीमा और कठिन था, अचानक एक बाज की तरह नीचे गिरा और आधा पानी में आ गया, जहां मैंने उसे अपनी सूंड को फिर से फैलाते हुए देखा. मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ उठाया और वह फिसल गया. मैंने खुद को फिर से पानी के नीचे जाते हुए पाया, लेकिन इस बार मैंने पाया कि पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए मैं नदी के तल में डूब गया और अपने पैरों को मेरे नीचे दोगुना कर लिया और फिर अचानक नदी के तल को लात मारी और इसलिए तीर की तरह ऊपर की ओर गोली मार दी. इस तथ्य के बावजूद कि मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथ से पकड़ रहा था. जैसे ही मेरा शरीर पानी से ऊपर उठा, मैंने अपने गले में एक लिस्सो महसूस किया. इसने मुझे डरा दिया. मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल जाएगा. मैंने कारी को चिल्लाते हुए सुना और मुझे पता था कि यह मेरी गर्दन के बारे में उसकी सूंड थी. उसने हम दोनों को किनारे खींच लिया. कारी एक बच्चे की तरह था. उसे अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था, और यदि आपने उसे यह नहीं बताया कि वह कब शरारती था, तो वह पहले से कहीं अधिक शरारत करने वाला था. उदाहरण के लिए, एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए कुछ केले दिए. बहुत जल्द उसे पके केले से बहुत लगाव हो गया. हम भोजन कक्ष में एक खिड़की के पास एक मेज पर फलों की बड़ी बड़ी प्लेटें रखते थे. एक दिन उस मेज के सारे केले गायब हो गए और मेरे परिवार ने नौकरों पर घर के सारे फल खाने का आरोप लगाया. कुछ दिनों बाद फल फिर से गायब हो गया. इस बार दोष मुझ पर लगाया गया था और मुझे पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है. इसने मुझे अपने माता पिता और नौकरों पर बहुत क्रोधित किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि उन्होंने सभी फल ले लिए हैं.
अगली बार जब फल गायब हो गया तो मुझे कारी के मंडप में एक केला बिखरा हुआ मिला। इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने वहां कभी फल नहीं देखा था और जैसा कि आप जानते हैं वह हमेशा टहनियों पर रहता था। अगले दिन जब मैं भोजन कक्ष में बैठा था, यह सोच रहा था कि क्या मुझे अपने माता पिता की अनुमति के बिना मेज से कुछ फल लेना चाहिए, एक लंबी काली चीज बिल्कुल सांप की तरह अचानक खिड़की से आई और सभी के साथ गायब हो गई। केले मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी सांपों को केला खाते हुए नहीं देखा था और मुझे लगा कि यह एक भयानक सांप होगा जो चुपके से फल ले जाएगा। मैं कमरे से बाहर निकल आया और अपने दिल में बड़े डर के साथ घर से बाहर भाग गया, यह सोचकर कि सांप घर में वापस आ जाएगा, सारे फल खाएगा और हम सभी को मार डालेगा। जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने देखा कि कारी की पीठ पवेलियन की ओर गायब हो रही थी और मैं इतना डर था कि मैं चाहता था कि उसकी कंपनी मुझे खुश करे। मैं पवेलियन में उसके पीछे दौड़ा और मैंने उसे वहां केला खाते हुए पाया। मैं अचरज में खड़ा रहा। उसके चारों ओर केले बिखरे पड़े थे। उसने अपनी सूंड को फैलाया और जहां वह खड़ा था वहां से एक दूर तक पहुंच गया। उसी क्षण सूंड एक काले सांप की तरह लग रही थी और मुझे एहसास हुआ कि कारी चोर था। मैं उसके पास गया, उसे कान से बाहर निकाला और खुशी खुशी अपने माता पिता को दिखाया कि यह कारी था, न कि मैंने इतने हफ्तों में सारे फल खाए थे। तब मैंने उसे डांटा क्योंकि हाथी शब्दों के साथ साथ बच्चों को भी समझते हैं, और मैंने उससे कहा, अगली बार जब मैं तुम्हें फल चुराते हुए देखूंगा तो तुम्हें कोड़ा जाएगा। वह जानता था कि हम सब उससे नाराज हैं, यहाँ तक कि नौकर भी। उसका अभिमान इतना घायल हो गया था कि उसने कभी भी भोजन कक्ष से दूसरी चीज नहीं चुराई। और तब से अगर कोई उसे कोई फल देता तो वह हमेशा उन्हें धन्यवाद देने के लिए चिल्लाता था। एक हाथी गलती करने के लिए दंडित होने के लिए तैयार है, लेकिन यदि आप उसे बिना किसी कारण के दंडित करते हैं तो वह इसे याद रखेगा और आपको आपके अपने सिक्के में वापस कर देगा। हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीमी गति से चलना है। जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप उसे ये बातें सिखाते हैं। यदि आप धात कहते हैं और उसे कान से खींचते हैं तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। इसी तरह यदि आप माली कहते हैं और अपनी सूंड को आगे बढ़ाते हैं तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है। कारी ने 3 पाठों के बाद माली सीखा, लेकिन धात सीखने में उन्हें 3 सप्ताह लग गए। वह बैठने में अच्छा नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? क्योंकि वह आपकी देखभाल करने वाले आपसे लंबा और लंबा हो जाता है, ताकि जब वह 2 या 3 साल का हो तो आप केवल सीढ़ी के साथ उसकी पीठ तक पहुंच सकें। इसलिए बेहतर है कि उसे धात कहकर बैठना सिखाएं ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सके, क्योंकि कौन हर समय सीढ़ी लेकर चलना चाहेगा। हाथी को सिखाना सबसे कठिन काम है मास्टर कॉल। उसे ठीक से सीखने में सामान्यतः 5 वर्ष लगते हैं। मास्टर कॉल एक अजीब सी फुफकार, गरजती आवाज है, जैसे कि एक सांप और एक बाघ आपस में लड़ रहे थे, और आपको उसके कान में उस तरह का शोर करना होगा। और क्या आप जानते हैं कि जब आप उसे मास्टर कॉल देते हैं तो आप एक हाथी से क्या करने की अपेक्षा करते हैं? यदि आप जंगल में खो गए हैं और कोई रास्ता नहीं है और ऊपर के सितारों को छोड़कर सब कुछ काला है तो आप कहीं भी ज्यादा देर तक रहने की हिम्मत नहीं करते हैं। तब केवल एक ही काम मास्टर को बुलाना है और हाथी तुरंत अपने सामने के पेड़ को अपनी सूंड से नीचे खींच लेता है। यह सभी जानवरों को डराता है। जैसे ही पेड़ नीचे गिरता है, बंदर नींद से जागते हैं और शाखा से शाखा की ओर दौड़ते हैं। आप उन्हें चांदनी में देख सकते हैं और आप नीचे सभी दिशाओं में लगभग सभी दिशाओं में दौड़ते हुए देख सकते हैं। आप दूर से ही बाघ के गुर्राने की आवाज सुन सकते हैं। यहाँ तक वह डरा हुआ है। फिर हाथी अगले पेड़ को और अगले पेड़ को और अगले को नीचे खींच लेता है। जल्द ही आप पाएंगे कि उसने जंगल से होते हुए सीधे आपके घर तक का रास्ता बना लिया है। धन गोपाल मुखर्जी। कारी हाथी से